नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। बीजेपी में कुछ ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनके पास मंत्री पद तो नहीं है, लेकिन उनका दबदबा बड़े बड़े मंत्रियों से कम नहीं है। मेरे साथ हैं बीजेपी के थिंक टैंक कहे जाने वाले राम माधव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा जा रहा है कि आजकल पूरी सरकार जो है उसको आप हाँक रहे हैं, क्या बात है? मैं पार्टी का एक महासचिव हूँ। हमारे पार्टी में 9 महासचिव है, मैं एक हूँ। मेरे पास जो जिम्मेदारियां है वो इम्पोर्टेंट पोजीशन आप नहीं, सब इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। राम माधव जी, ये बताइए कि अभी जैसे आपकी जो पोजीशनिंग या ब्रांडिंग है वो प्रधानमंत्री के बाहर की विदेश यात्राओं को और उनके कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की बहुत बड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ना एक कार्यक्रम होता है हमेशा, जिसे कहते हैं मजमा लूटने वाला कार्यक्रम। वो कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो मैडिसन स्क्वायर हो, चाहे अभी सेंट जोस की रैली हो। प्रधानमंत्री जी का अपना एक बहुत बड़ा जिसको आकर्षण कहिए या उनका एक स्टेचर कहिए, वो होने के कारण उनका पूरा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण बनता है। और वो पूरा कार्यक्रम की रचना योजना प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय ही करते हैं। एक भाग उसमें नॉन ऑफिशियल कंपोनेंट एक है जो जुड़ा है, प्रारंभ से जुड़ा है। जब से प्रधानमंत्री जी विदेशी यात्राएं प्रारंभ किए थे, वह है कम्युनिटी इवेंट्स का। प्रारंभ में हमको उन इवेंट्स को अच्छा चलाने के लिए कुछ अच्छा प्रयास करना पड़ता था। उस समय मैं जरूर इन्वॉल्व था, आज भी मैं थोड़ी मात्रा में इन्वॉल्व हूँ, पर आज वह भी एक ऐसे स्वाभाविक भाग बन गया है कि हम कुछ ज्यादा करें इसकी जरूरत नहीं है। कम्युनिटी ही इतना उत्साह से कार्यक्रम करता है। जैसा सैन होजे का आपने बात उठाई, हमको एक बार जाना पड़ा, जाकर आए, और आज हमारे एक कार्यकर्ता वहाँ है। पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया, अब आप सिर्फ मॉनिटर कर रहे होंगे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे कार्यक्रम पीएमओ या विदेश मंत्रालय उनका ऑफिशियल कार्यक्रम सारा देखते हैं। कम्युनिटी इवेंट हमारा कम्युनिटी करता है, हम थोड़ा सहयोग जरूर देते हैं। आज वो स्वयं चलने की स्थिति में है। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर होते हैं तो वहाँ पे वो विपक्ष का मुद्दा क्यों उठाते हैं? प्रधानमंत्री आयरलैंड गए, वहाँ उनका संस्कृत से के श्लोक पढ़ के स्वागत हुआ, बच्चों ने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये क्यों बात कही कि अगर हमारे देश में होता तो सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़ा हो जाता? देखो भाई, हमारे देश में विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में सेंस ऑफ ह्यूमर तो खत्म हो गया। अच्छा, ये सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका। प्रधानमंत्री थोड़ा हंसी मजाक में बोले कि भाई हमारे यहाँ ऐसे कार्यक्रम में भी आपत्ति उठाने वाले लोग हैं। ये कोई विशेष राजनीतिक दल को टारगेट करके नाम लेके उन्होंने कुछ बोला नहीं था। हमारे देश में ऐसा हुआ था, ऐसा नारियल फोड़ने से आपत्ति हो जाता है यहाँ, तो इसलिए उन्होंने हंसी मजाक से कहा। उसको कोई विपक्ष पर आक्रमण ये सब नहीं कहना चाहिए। टेक इट इन द लाइटर स्पिरिट। आज लेकिन इस तरीके की बातें हमेशा देखी गई हैं, ऐसा क्यों? क्या वो ये डिजाइंड है, ऐसा डिजाइन होता है क्या? देखिए, हमेशा देखी गई, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इतने कार्यक्रम हुए हैं, एक आध जगह उनके बयान को लेकर अनावश्यक उसको कोई विपक्ष के ऊपर टिप्पणी वगैरह बनाने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चलिए, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के बाद प्रधानमंत्री के स्टेट से जुड़ी हुई बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि गुजरात सरकार ने पाटीदार आरक्षण जो ये शुरू हुआ, जो हार्दिक पटेल के लेड आंदोलन शुरू हुआ, उसको हैंडल करने में कुछ गलती कर दी, कुछ मिसहैंडलिंग हो गई? नहीं, मिसहैंडलिंग तो बिल्कुल नहीं हुई है। इन आंदोलनों में थोड़ा बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के लिए रहता है। गुजरात सरकार ने अच्छा हैंडल किया है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर गुजरात सरकार ने अच्छा हैंडल किया ही होता तो गुजरात सरकार को या केंद्र सरकार को इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं होता है, मैं जम्मू कश्मीर को इस समय हैंडल कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर और गुजरात में डिफरेंस है। जब बड़ा तनाव निर्माण होता, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तत्व आंदोलनकारी ही कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई भी थोड़ा समाज में तनाव निर्माण करने के लिए कोई भी असामाजिक तत्व प्रयास कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सावधानी सरकार को बरतनी पड़ती है, उसको गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। समाज में शांति बहाल करने के लिए प्रयास होता है कभी कभी। पटेल तो आरएसएस और बीजेपी से बहुत जुड़े रहे, तो क्या आरएसएस या बीजेपी वाले वहां कुछ नहीं कर पाए? इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन का जो भी विषय है वह सरकार से संबंधित विषय है। वहाँ की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, सरकार उसको अच्छी तरह उनसे बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही है।
नहीं नहीं, आपने कहा सरकार से, पर ये सरकार नहीं है, ये तो एक लार्जर इशू है, क्योंकि larger आरक्षण issue- जो है वो लार्जर इशू है। नहीं, आरक्षण पर जो भी निर्णय करना है वो सरकार को करना है। जैसा राजस्थान सरकार ने एक निर्णय किया आरक्षण पर, ऐसा आरक्षण संबंधी विषयों का निर्णय तो सरकार को लेना पड़ता है। सरकार इज द सीजर ऑफ द मैटर। एक्चुअली इस सवाल पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से आरएसएस सरसंघचालक जी का बयान आया और उसको बीजेपी ने जिस तरीके से खारिज किया, तो आपको लगता है क्या कि आरएसएस से कहीं गलती हो गई या टाइमिंग में गलत हो गया मोहन भागवत जी के बयान में? बिना पढ़े, बिना बयान देखे, ट्विटर मैं पे, तो कह रहा हूं, ट्विटर पे कोई हाँ, और तो मैंने करे। क्या कहा ट्विटर में, अब बताइए। मैंने ये कहा मीडिया जो विवाद बना रहा है वो बात तो सरसंघचालक भागवत जी बोले ही नहीं थे। नहीं, वो मेरा ट्विटर ट्वीट था। मैंने कहा मोहन भागवत जी ने रिजर्वेशन व्यवस्था पर टिप्पणी की ही नहीं थी। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हाँ। आप पहले एक चीज को ट्विस्ट करते हो मीडिया में। जब हम कहते हैं कि भाई ना आपने ट्विस्ट किया, सही वर्जन ये है, हम ये सही वर्जन से हम खड़े होते हैं, तो आप कहते हो कि आप ही क्लियर कर दीजिए ना कि मोहन भागवत जी का बयान क्या था। हाँ, मैं कहता हूँ मोहन भागवत जी उस इंटरव्यू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर वे एकात्म मानव समाज के संदर्भ में बोल रहे थे। उसमें एक प्रश्न उठा तो उन्होंने कहा, देखिए समाज में अपने अपने जाति पहचान या अन्य पहचान को लेकर आंदोलन उठते हैं तो वो कभी कभी राजनीतिक कारणों से बड़ा बन सकते हैं, पर कुछ प्रबुद्ध लोग इकट्ठा होकर उसको सही सरकार सही निर्णय कर इस दिशा में करना चाहिए। वो ना वर्तमान रिजर्वेशन व्यवस्था पर बोले हैं, ना कोई विशेष आंदोलन पर बोले। लेकिन बिहार के इलेक्शन के मद्देनजर आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल भूल थी? नहीं, कोई भी चीज मिस प्रेजेंट किया जाता है तो स्वयं आरएसएस ने भी सोचा, इसलिए शाम को आरएसएस की ओर से ही बयान आया कि सरसंघचालक उस विषय पर कुछ बोले नहीं थे। भागवत जी की बात पर आखिर कुछ ना कुछ करके अमित शाह को क्लैरिफाई करना पड़ा, बीजेपी के प्रेसिडेंट को क्लैरिफाई करना पड़ा, तो इसका मतलब वो मुद्दा तो आप लोगों को छू तो गया है। तो चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो और बिहार के इलेक्शन से रिलेटेड जातिवाद की परंपरा हो और उसके लिए रिजर्वेशन। ये आप लोगों की महानता है ना कि ये हमारी महानता है। हाँ, है ना। एक झूठ को आप 24 घंटा चलाओगे तो हम कहना पड़ेगा ना हमको, भाई ये झूठ प्रचार कर रहे हो। ना भागवत जी ने रिजर्वेशन पर क्वेश्चन उठाया, ना हम उठा रहे, उसमें क्या बड़ी बात है? क्यों उनको क्लैरिफाई करना पड़ा अमित शाह को कि हम क्योंकि आप झूठ प्रचार कर रहे थे। रिजर्वेशन पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। मैं शब्द पुनर्विचार पर जोर दे रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आज की वर्तमान रिजर्वेशन व्यवस्था और समय तक चलनी चाहिए, ये हमारे पार्टी का स्पष्ट मत है। और जैसा मैंने कहा, सरसंघचालक भी इतना ही कह रहे थे, जो इसका बेनिफिट्स है आखिरी व्यक्ति उस समाज का उनको मिले, उसकी चिंता हो, वो हम भी चाहते हैं। अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा उठा तो क्या आपको लगता है कि नीतीश और लालू के हाथ में आप लोगों ने बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया? देखिए भाई, नीतीश जी को, लालू जी को पहले तय करना है, उनका जो सुपर लीडरशिप है, सोनिया गांधी का लीडरशिप, वो कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति आधार पर नहीं। आरक्षण व्यवस्था पर क्वेश्चन कांग्रेस उठा रही है, उस पर नीतीश और लालू को सोचना चाहिए। हम हमारा पक्ष स्पष्ट रखा है देश के सामने। तिवारी हो या जितिन प्रसाद हो, तो नाम तो आप लिया। नहीं, मैंने नाम लिया, ठीक है, उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन उनसे बड़ा कद तो अमित शाह का है, उनसे बड़ा कद तो मोहन भागवत जी का, ये तो आप मानेंगे। कांग्रेस ने कंडेम किया क्या? मैं पूछ रहा हूँ नीतीश और लालू। आप उनसे पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपसे, आपकी पार्टी के लीडर के ऊपर सवाल पूछ रही हूं। माध्यम से उनसे पूछ रहा हूं। आप उनसे पूछिए, आपने ट्विटर के माध्यम से उनसे पूछ रहा। लेकिन मेरा सवाल ये है राम माधव जी कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी को ने नीतीश को और लालू यादव को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया? नहीं, नीतीश और लालू यादव को आपके ही माध्यम से, क्योंकि सत्प्रचार हो दुष्प्रचार हो आप ही करते हो, आपके माध्यम से हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन व्यवस्था यथावत आज जो है वो जारी रहे, हमारी अपेक्षा है, पर इसका बेनिफिट सही वंचित वर्गों तक कैसे मिले, इसकी चिंता लालू भी करे, नीतीश भी करे, हम भी करेंगे। पर कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इसको हटाओ, इसको हटा के आर्थिक आधार पर लाओ। उस पर क्या कहना है? महागठबंधन है, उसमें कांग्रेस है, वो बताए हमको। कल सरकार ने, राजस्थान में आपकी सरकार ने, वहां पे रिजर्वेशन का जो सुप्रीम कोर्ट का डिफाइंड कोटा है 50%, उससे ज्यादा कर दिया, और सरकारों ने भी किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना? इस विषय को लेकर जो आपत्ति उठेगी उस पर जो एक्सप्लेनेशन देना है
राज्य सरकार देगी। पर आखिर तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सबको मान्य होगा ही, पर राज्य सरकार ने राज्य की परिस्थिति के आधार पर एक निर्णय लिया है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग अभी बिहार में टिकट बांट रहे थे, आपने भी जो अपने टिकट्स बांटे हैं उसमें जाति देख करके यादव को इतना, कुर्मी को इतना, अपर कास्ट में राजपूत को इतना, ब्राह्मण को इतना, आप तो विकास और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपने क्यों पोजीशनिंग की अपनी? मैं आपको एक ही करेक्शन करता हूं, हम जातीय गणना से नहीं, जीत की गणना से हमने टिकट दिया है। और बाकी तो ये भाई हर व्यक्ति कोई ना कोई तो जाति का होता है, हैं जीत कि तो बिहार में भी आधार आप लोग बनाकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने के लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और उसके लिए आप जाति का नहीं विशेष मैंने जो कहा आप समझा नहीं, जाति के आधार पर नहीं, जीत के आधार पर मैं दिया। समझ रही हूँ आपकी बात, पूरी तरह समझ रही हूँ, और उसी से मेरा सवाल मेरा रिलेटेड है। समझ कर भी अब आप ही बात कह रहे हो। मेरा सवाल उसी से रिलेटेड है कि आपके लिए जीत, आपकी जीत के लिए जाति इंपॉर्टेंट है, इसको कबूल कर लीजिए। देखो भाई, जीतने की क्षमता रखने वाले कैंडिडेट वो हम टिकट देते हो किसी ना किसी जाति का तो होता है ना। तो आप उनकी जाति गिन के आप जाति पर, मैं कह रहा हूँ जाति पर नहीं जीत पर दिया है। अब वो जीते हमें अपेक्षा करते हैं, हमने तो बाकी नहीं देखा है, बट हर व्यक्ति किसी ना किसी जाति का होता है, मैं क्या करूँ। नहीं, लेकिन अब कोई जातिहीन भी लोग आ जाते हैं, क्या देखेंगे। इसका मतलब आप ये मानिए ना कि जाति आपके लिए बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट है बिहार में। मैं ये मान रहा हूँ कि जीत के आधार पर हमने दिया है। जीत और जाति में सिर्फ ई का ही डिफरेंस है, और इसको मान लीजिए। बहुत बड़ा अंतर होता है, एक वो आ ई से बहुत बड़ा अर्थ में अंतर आता है। जाति के आधार पर नहीं, जीत के आधार पर हमने लेकिन बिहार में जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी पोजीशनिंग की, उसमें लग तो यही रहा है कि आपने इतने ब्राह्मण दिए, इतने राजपूत दिए, इतने यादव दिए, ये सब आप लोगों को करने की क्या जरूरत थी? आपका डेवलपमेंट, आपका विकास, आपके मुद्दे विकास रहे। आप नरेंद्र मोदी को लेके वहां जा रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को जातियों के बीच में फंसा रहे हैं। नहीं, हमने कहा हमारे एक नेता का बयान दीजिए कि हम इतने इस जाति के इतने, इस जाति के इतना दे रहे हैं। हमारा तो नारा है कि भाई बिहार को विकास के पद पर लाएं, बदले बिहार, यही स्लोगन लेकर हम जा रहे हैं। अच्छा, क्या आप लोग डर गए हैं क्या? लालू ने जिस तरीके से चिघाड़ा वहां से, उन्होंने इतनी तेज आवाज में बोला कि करके तो देखे जरा मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी आरक्षण पर विचार, वो क्या बोल रहे थे वो कि अजगर के मुंह में हाथ डाल रहे। जैसे देखिए, लालू प्रसाद कई बार चिल्ला के बोलते हैं, चिल्ला के बोल के स्थिति में आ गए हैं। नीतीश जी ने कल पूछा, आरएसएस आपका सुप्रीम कोर्ट है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, नीतीश जी का सुप्रीम कोर्ट कौन है? वो कल कह रहे थे लल्लू जी भी मुझे अनुमति दे दी है लिस्ट पढ़ने के लिए। उनका सुप्रीम कोर्ट लल्लू है। लल्लू जैसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट बनाकर नीतीश चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिहार का क्या होगा, बिहार की जनता अच्छा समझती है। वैसे आपने तो अपना सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया अभी थोड़ा। हमारा सुप्रीम कोर्ट, मैंने कल भी किया, आज भी कहता हूँ, हमारा सुप्रीम कोर्ट इस देश की करोड़ों जनता है। उस जनता के सामने हम विकास का नारा लेकर जा रहे हैं। पहले भी जनता हमको आदर दी है, बिहार में भी देने वाली है। आजकल देखा गया है कि आपने एक नई सुप्रीम कोर्ट लगाई है, जिसमें कहते हैं आरएसएस और बीजेपी के मंत्रियों की क्लास ली जाती है, उनको बुलाया जाता है, उनसे आरएसएस के लोग पूछते हैं, हाँ जी बताइए आपने क्या काम किया, आपको कैसे मॉनिटर किया जाए, आपने ये किया कि नहीं किया, वो किया कि। तो आप लोगों की अभी एक आरएसएस और बीजेपी की समन्वय समिति की मीटिंग तो हुई थी ना? हाँ बिल्कुल हुआ है। हमने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया। बीजेपी का बड़ा सुप्रीम कोर्ट एक परिवार है, एक अच्छा परिवार के भावना से हम मिलते जुलते हैं। पहले भी मिलते थे, जब विपक्ष में होते थे तभी। देखो, सुप्रीम कोर्ट का शब्द तो मैंने उठाया नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का शब्द तो नीतीश जी ने उठाया था, इसलिए मैंने पूछा आपका सुप्रीम कोर्ट कौन है। मेरा ये कहना है कि संघ और बीजेपी का संबंध आज नए नहीं है, पहले से हमारा एक विचार परिवार का संबंध है। हम बैठते हैं, आदान प्रदान करते हैं विचारों का, और वही प्रक्रिया चल रही है। आज भले ही कुछ लोग सरकार में है, मंत्रियों का अगर एक्सप्लेनेशन लेना होता तो सरकार में 67 मंत्री है, वहां केवल 10-12 थे, बाकी का क्या हो गया? जो आपके लिए, जो संघ के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको बुलाया गया। नहीं तो मनोहर पर्रिकर ये क्यों कहेंगे कि ऋग्वेद पढ़िए, और साइंटिस्ट को ऋग्वेद पढ़ना चाहिए क्योंकि वहां से उनको सारी साइंस की थियरीज मिल जाएंगी। या आपको मैं एक बात बताऊं, ऋग्वेद को लेकर दुनिया भर में भी रिसर्च हो रहा है आज। अब इसी बात को प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कल, हमारे देश में ऋग्वेद का बात उठाए तो आप जैसे लोग आपत्ति करना शुरू कर देंगे। ये बात
केवल आज मनोहर पर्रिकर जी बोले ऐसे नहीं है, हमारे स्क्रिप्चरल नॉलेज को अध्ययन करो। ये बात अनेक लोगों ने इस देश में बोला है, स्वयं अब्दुल कलाम ने बोला है इस विषय को। और जितने हमारे लेकिन क्या आप साइंटिफिक इनोवेशंस को रोक देंगे क्या? नहीं देखो, किसने कहा? मनोहर पर्रिकर ने कहा है क्या? आप क्यों उनके मुंह में बात डाल रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्क्रिप्चर नॉलेज को भी अध्ययन करो। मैं कह रहा हूँ दुनिया भर में अध्ययन हो रहा है। अच्छा, इस बात को लेकर आपके मंत्री कल्चरल पोल्यूशन की बात करें, वो सही है। कौन सा कल्चरल पोल्यूशन की बात? महेश शर्मा जी ने क्या बोला? भाई पोल्यूशन चाहिए, यू वांट कल्चरल पोल्यूशन? नो बट हाउ कैन यू, आपत्ति क्या है? देखो, कोई कल्चरल पोल्यूशन कहे आपको आपत्ति हो जाता है, कोई ऋग्वेद उठाए आपको आपत्ति हो जाता है। आपत्ति नहीं हो जाती, मुद्दा क्या है इसमें? आपका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। नहीं तो कॉन्टेक्स्ट साफ है भाई। इस देश में वो अगर आप मंत्री बन गए हो, आप ये मंत्री बोले बन कि गीता और रामायण को क्लासेस में पढ़ाना चाहिए, लेकिन कुरान और बाइबल नहीं। अरे भाई देखो, गीता हमारी आत्मा है। यह बात केवल महेश शर्मा जी आज पहली बार कह रहे थे, ऐसा नहीं है। इस देश के अनेक महापुरुषों ने इस बात को माना है, दुनिया ने माना है। दुनिया के 300 भाषाओं में भगवत गीता का भाषांतर है, दुनिया मानती है। पर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम ये बात बोल भी नहीं सकते इस देश में। वही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप बिल्कुल बोल सकते हैं, तो लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। आप कैसे तय करोगे? अब कभी भी मैं बोलूं, आप कहोगे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, ये इसका अर्थ दूसरा निकलता है। मैं तो इसी बात पे पूछ रही हूँ कि ये बताइए कि आरएसएस बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट है ना? नहीं, मैंने कहा ना, बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता है। उस सुप्रीम कोर्ट के सामने हम बोल रहे हैं भाई गीता हमारे देश के लिए बहुत सम्मानीय ग्रंथ है, उस सुप्रीम कोर्ट के सामने थ्रू यू बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है आज की डेट में किसके तरफ से बोल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से? आरएसएस अपना जो विषय रखना है वो रखेगा। मैं बीजेपी का महासचिव हूँ। मैं एक विचार की दृष्टि से, हाँ, उस विचारधारा जिसके हम सब सहपाठी है, उसके बारे में तो मैं जरूर कहूंगा। वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, एक विचार है, एक विचारधारा है, उसके साथ हम सब है। नहीं, लेकिन आप जैसे कि आप लोग जब थे ऑपोजिशन में, तब आप एनएससी की बहुत बुराई करते थे। तो कहा जा रहा है कि जो राम माधव एंड टीम है वो इस सरकार की नैक बन गए हैं। वो जो है उनका एजेंडा चलना शुरू हो गया है। क्या बात है? सरकार अपने एजेंडे पर चलेगी। सरकार का एजेंडा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तय करेगा। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सरकार अच्छा चले, सरकार सफल चले, इसके लिए हमारे तरफ से जो मदद हो सकता है वो करेंगे। पर एजेंडा ना हम सेट करेंगे ना और कोई सेट करेगा। इस सरकार की एजेंडा प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सेट करेगा। अच्छा, ये बताइए कि ना कि आप जम्मू कश्मीर गए थे और वहाँ आपने मंत्रियों की क्लास लगाई, सही है क्या? जम्मू कश्मीर तो मैं हर 2-3 महीने में जाता हूँ। वहाँ हमारा सरकार चल रही है, हमारी एक अलायंस गवर्नमेंट है, तो हम जाते हैं, सरकार अच्छा काम करे इसके लिए हम हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, मंत्रियों से वार्ता करते हैं। उसमें क्या बड़ी बात क्या है, वो तो होते ही रहता है। नहीं, लेकिन क्लास किसने लगाई है? ये मैंने आज एक अखबार में पढ़ा तो अखबार आपका स्टाइल है, मैं तो वही कह रहा हूँ। वहाँ पर जाके क्लास लगाई मंत्रियों की। क्या आपकी बात निर्मल सिंह नहीं सुन रहे हैं? देखो, निर्मल सिंह जी हो, बाकी मंत्री हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करे, वहाँ जनता की अपेक्षाओं को और अच्छी तरह पूरा करने का प्रयास करे। यही हमारा हमेशा उनके लिए सलाह होगा। क्या महबूबा मुफ्ती से आपके रिश्ते अच्छे हैं? हमारा रिश्ता, चलो इंडिविजुअल्स की बात तो होती है, वो अलग बात है। हमारा रिश्ता 2 पार्टियों का रिश्ता है। हम मिलकर सरकार चला रहे हैं, बीजेपी और पीडीपी। हमारा एक गवर्नेंस का अलायंस है, उस अलायंस के आधार पर हम चला रहे हैं। हमारा अच्छा संबंध है उस हद तक। लेकिन सरकार और पीडीपी के रास्ते वहां पे अलग अलग दिख रहे हैं। मुफ्ती कुछ बोलते हैं और महबूबा कुछ, तो डाइकोटमी तो हो ही रही है ना। वो समस्या पीडीपी की अपनी समस्या होगी। जो भी ऐसा स्थिति होगी उसको पीडीपी सोचेगी। लेकिन आपको उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? आपको नहीं लगता है कि आप लोग जिस तरीके से आपने अपनी पोजीशनिंग की हुई है, हम उनके पार्टी के लोग क्या बोले इसका निर्णय हम नहीं करते हैं।
वो करते हैं। हम इतना अपेक्षा करते हैं कि हमारा सरकार ठीक चले, उसमें पीडीपी भी है, हम भी है, हम दोनों मिलकर अच्छा सरकार चलाए। कहीं कमी होती है तो हम उनसे बात करते हैं, हमारे मंत्रियों के विषय में कोई कमी उनको महसूस होता है वो हमसे बात करते हैं। अच्छा बताइए, बीजेपी और ओवैसी के रिश्ते बड़े अच्छे हो गए हैं, उस रिश्तों के मेरे पीछे जानकारी में नहीं है। उनके पीछे भी क्या राम माधव है? मेरे जानकारी में बिल्कुल नहीं है। मेरे जानकारी में तो इस प्रकार की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन ओवैसी को फिर किसने खड़ा किया वहाँ बिहार में ले जाके? ओवैसी से आपको पूछना चाहिए, मेरे जानकारी में बिल्कुल नहीं। हमको भी आश्चर्य हुआ क्योंकि बिहार में ओवैसी का पहले कोई आधार पहले नहीं था, नया आया है। क्यों आया है, क्या विचार है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ओवैसी या उनकी ताकत जिस तरीके से फैल रही है, क्या लग रहा है कहाँ तक जाएंगे ओवैसी? मुझे उसका जानकारी नहीं, इतना मैं जानता हूँ ओवैसी का एकमात्र राजनीति धर्म केंद्रित राजनीति होती है। वो उसी धर्म केंद्रित राजनीति चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपना शायद अभी तक हैदराबाद तक सीमित थे, अब थोड़ा महाराष्ट्र में जाने का प्रयास किए, अब बिहार में प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताइए राम माधव जी की दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया जिसमें ओवैसी और मोहन भागवत जी के चेहरे को मिला दिया कि दोनों एक है, आप लोग रिएक्ट नहीं किए उस पर? आजकल ऐसा फोटोशॉपिंग करने का बहुत वक्त उनके पास होगा, अब करने दीजिए, अब इसको क्या कह सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। या बीजेपी को रिएक्ट तो करना चाहिए। अगर उसमें कुछ कहना हो, उसको उतना महत्व अगर देना हो तो आरएसएस देगी। हमारी तरफ से कुछ कहना नहीं है। आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं बहुत समय से। नहीं, दिग्विजय सिंह को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी और मोहन भागवत के चेहरे को एक साथ बनाया हुआ है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। उस विषय पर जिनको कहना है वो कहेंगे, वो आरएसएस से संबंधित विषय है, वो जरूर, क्योंकि उन्होंने वहाँ ये शायद कुछ इस प्रकार का कहा कि दोनों देश का बांटने का काम करे, इस प्रकार का कुछ कहा है। मुझे आश्चर्य लगता है जिस ओवैसी के साथ दिन रात उठना बैठने का संबंध कांग्रेस का रहता है, उनसे आज क्या हो गया अचानक, क्योंकि अलायंस में चलते थे तेलंगाना में कांग्रेस और ओवैसी। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि अभी तक आरएसएस की तरफ से इस बात पर खंडन नहीं हुआ है। आप पहले कह रहे हो, पूछ रही थी मेरे को कि आरएसएस है कि बीजेपी है। मैं बीजेपी का महासचिव हूँ, आरएसएस उस पर कुछ कहना हो तो कहेगा, पर आरएसएस भी इस प्रकार के हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देती है। लेकिन आपको नहीं लगता संगठन है, आपको नहीं लगता है कि अगेन नीतीश और लालू के हाथ में एक और चीज मिल जाएगी, ये तस्वीर घुमाएंगे वो लोग? अब नीतीश और लालू की हालत ये है कि कुछ भी मिल जाए ना, डूबने वाले को थोड़ा भी एक कोई ब्रांच मिल जाए उसको पकड़ते हैं ना, ऐसा जो भी मुद्दा मिल जाए, दिग्विजय सिंह ने एक फोटोशॉप करके फोटो दिया वो भी मिल जाए, तो उसी से आपको समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या है। अच्छा ये बताइए कि मोदी जो है वहाँ पे क्या बोलेंगे इस बार? मोदी जी का एजेंडा सैन होजे से क्या होगा? मैं तो उसका तो मैं कैसे कहूँगा, स्वयं लेकिन कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं और कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन तो आप ही कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, कम्युनिटी को यूनाइट करना और उनको इंस्पायर करना कि वहाँ अच्छा सिटीजन्स भी रहे, पर भारत के लिए जो नए विकास की एक गाथा, विकास की एक रचना मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, उसमें जितना सहयोग संभव हो उतना दे, यही संदेश। क्या मोदी जी के वहाँ के भाषण से पहले हार्दिक पटेल और पाटीदार जो आंदोलन है उसके ऊपर कोई विचार हो सकता है? जहाँ गुजरात में जो करना है वो सरकार कर रही है, बातचीत हो रही है, उसके ऊपर गुजरात सरकार तय करेगी। लेकिन आपको लगता है कि ये आंदोलन गुजरात से बाहर, जिस तरीके से हार्दिक पटेल बिहार जाने की बात कर रहे हैं, हार्दिक पटेल की एक आवाज पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो ये आंदोलन हाथ से निकल गया, आप लोगों के हाथ से कुछ मिस हैंडलिंग हो गई? एक मुद्दा उठा है, जनता ने हार्दिक पटेल के साथ मिलकर एक मुद्दा उठाया है, उस पर राज्य सरकार क्या करना है विचार करके करेगी। और बाहर ले जाना मतलब आपको कोई राजनीतिक उद्देश्य है तो बाहर ले जाओगे, अन्यथा उनका मकसद क्या है, सच्चे अर्थ में वो पाटीदार समाज का हित है या और कोई है, मुझे जानकारी नहीं है। ने पता तो लगाने की कोशिश की होगी, इतना इम्पोर्टेंट स्टेट है आप लोगों के लिए गुजरात। नहीं, इसीलिए इम्पोर्टेंट स्टेट है, इसलिए इस मुद्दे को अच्छी तरह हैंडल करने का प्रयास उस राज्य की सरकार कर रही है। राम माधव जी, आमने सामने में मेरे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। ये थे बीजेपी के नेता राम माधव आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।